हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख वंशों से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत से जुड़े प्रमुख 4 वंशों को कंप्लीट किया था। तो वो कौन कौन से वंश थे? चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और संगम युग को हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। आज उससे जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे और ये सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए ये आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो सारे एमसीक्यूज को। तो पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो चोल साम्राज्य की नींव जो है विजयालय के द्वारा डाली गई थी। विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति जो है बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर के अंदर स्थित है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट कौन थे? तो राजराज प्रथम के निरीक्षण में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। कहाँ पर? तंजौर में। तो जब तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था तभी चोल शासक कौन थे? तो राजराज प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो ये कोरोमंडल में फैला हुआ था। कहाँ पर? कोरोमंडल तट के पास ये चोलों का राज्य फैला हुआ था। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य के बारे में अगर बात किया जाए कहाँ पर फैला है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर में, जहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। और उस समय चोल सम्राट कौन थे? राजराज प्रथम थे। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर में स्थित है जो कि तंजौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी। ग्राम प्रशासन आप लोगों को याद रखना है, यही जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो ग्रामीण सभाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से घुमाकर पूछा जा रहा है, लेकिन आंसर तो एक ही है। इसीलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो ग्रामीण प्रशासन की बात की जा रही है तो चोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो स्थानीय स्वशासन की भी जब बात की जाती है तो उसके लिए चोल साम्राज्य ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कहाँ पे है? तो वो शिलालेख जो है उत्तर मेरूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर मेरूर में स्थित है। क्वेश्चन क्या था? चोल के अधीन ग्राम प्रशासन। तो चोल में जो है ग्राम प्रशासन का बहुत ही मुख्य भूमिकाएं थी। तो चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर के मेरूर में वो शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वाड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोटवाड़ियम। कौन सा वाड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोटवाड़ियन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
टोटवाड़ियम जो है ये चोल शासकों के शासन काल में था, जो कि उद्यान प्रशासन का कार्य दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो बिल्कुल सही बात है, चोल ने जो है पांड्य तथा चेर शासक को पराजित किया था। नेक्स्ट है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। ये भी बिल्कुल सही है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ एरिया को अपने कब्जा में कर लिया था। तो दोनों स्टेटमेंट आप लोगों का सही है। तो ये दोनों चोलों के बारे में कहा गया था। तो दोनों एक और दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए सी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाएं का देवाकृत प्राय कैसी थी? तो ये चतुर्भुज थी। ठीक है, कैसी थी? तो चतुर्भुज थी। किसकी बात की जा रही है? तो चोल काल में जो नटराज की कांस्य प्रतिमाएं निर्मित की गई थी वो कैसी थी? तो चतुर्भुज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो अभी हम लोगों ने प्रतिमा के बारे में पढ़ा था, तो वो चोल वंश में किस प्रतिमा की बात की गई है? तो नटराज की बात की गई है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हुई थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं जो है वो चोल शासकों के समय में सबसे अधिक विख्यात अर्थात फेमस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है, क्योंकि चोल वंश के काल में ही इसे निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो उन्हें शिक्षक अर्थात गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणामूर्ति जो है वह प्रतिमा किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक अर्थात गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के काल में। और कुलोतुंग प्रथम जो है चोल वंश का ही प्रमुख शासक था। कुलोतुंग प्रथम किस वंश से रिलेटेड है? तो ये चोल वंश के प्रमुख और शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। तो इन्हीं के काल में जो है 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा राजवंश जो है अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश ही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमांकित राजवंशों में किसके निमांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो किसके काल में हुआ था? तो ये आंसर यहाँ पे अननोन है। तो अननोन होने के कारण हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है। तो चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है, लेकिन ये हर वंश में ये लक्षण थे। तो इसलिए यहाँ पे आंसर इसका अननोन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था, तो वह कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम ही वह शासक था जिन्होंने चोल शासकों में बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, वो कौन थे? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ही जो है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये भी राजेंद्र प्रथम को इसका श्रेय जाता है। गंगईकोंड चोलपुरम का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी राजेंद्र प्रथम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासकों को चोलगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो भी राजेंद्र को दिया जाता है ना। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र। राजेंद्र को ही जो है चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। किसे? राजेंद्र को। चोल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी?
तो किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने। इसी के काल में जो है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये हम लोग पढ़े थे, राजराज प्रथम ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल शासक जो कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किए थे, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर यहाँ पर विजय किए तो वो कौन थे? राजराज प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। सीलोन पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सीलोन पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो चोल वंश के एक राजा थे राजेंद्र प्रथम ने, उन्होंने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो कुलोतुंग प्रथम था। कुलोतुंग प्रथम किस वंश से संबंधित है? तो ये चोल वंश से संबंधित है। तो ये जो है चोल राजा थे जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह रचाया था, कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और रीजन दिए गए हैं, आप लोगों को पढ़ के बताना है कि ये दोनों सही है। अगर सही है तो क्या कारण जो है इसका सही व्याख्या कर पाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आइए पढ़ते हैं पहले हम लोग स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही बात है, चोलों के विषय में हमें अधिक जानकारी मिलती है। और कारण यहाँ पे दिया गया है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें कि उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो ये दोनों सही है। और हमें जो है कहाँ से पता चलता है चोलों के विषय में? तो ये शिलालेखों से पता चलता है, जैसे कि राजा राज प्रथम, कुलोतुंग प्रथम, ये जो शासक थे चोल वंश के, मंदिरों की दीवारों पर एज ए शिलालेख जो है ये लोग उत्कीर्ण करवाए थे सारे विजय के बारे में और चोल साम्राज्य के बारे में। तभी तो हमें पता चलता है इस साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप से। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो आंसर यहाँ पे ए दिया गया है, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये युग दिए गए हैं और उससे जुड़े विवरण दिए गए हैं, बताना है कि कौन सही है। तो पहला है एरीपत्ती। इसके बारे में जो यहाँ पर विवरण दिया गया है, एरीपत्ती ऐसी भूमि थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ये बिल्कुल सही है, एरीपत्ती ऐसी ही भूमि थी। दूसरा है तनियूर। तनियूर जो है एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम थे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तनियूर किसे कहा जाता था? तो देखिए, चोल कालीन में जो है स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में जो है ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिसे कि तनियूर अर्थात तकुर्रम कहा जाता था। तनियूर अर्थात क्या कहा जाता था? तकुर्रम कहा जाता था, तकुर्रम। तो तनियूर किसे कहा जाता था? तो चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में जो है बड़े नगरों में ग्राम संघ गठित किए जाते थे। क्या गठित किए जाते थे? ग्राम संघ गठित किए जाते थे, इसे ही तनियूर कहा जाता था। नेक्स्ट है घटिका, जो कि प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय है। तीन भी आपका सही हो जाएगा, दो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तनियूर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और दिया गया है ब्राह्मण से रिलेटेड। तो एक और तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक और तीन सही सम्मिलित है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो श्रेणी नहीं है, नगरम भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है नाना देशी और मनीग्रामम। ये दोनों जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार से संबंधित है, नाना देशी और मनीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कि कल्याण को वेंगी से जोड़ता है? तो तगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो कि कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। अगर यहाँ पर कल्याण है तो यहाँ पर वेंगी था, तो इसे जोड़ने वाला कौन था? तो तगड़ था। ठीक है, ये मार्ग इसे जोड़ता था, कल्याण को वेंगी से जो है तगड़ मार्ग जोड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य वंश, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश में ऐसा नियम था कि महिलाओं को प्रशासन में जो है उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी? तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? वातापी में। चोल का हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर? तंजौर में। और चालुक्य की राजधानी कहाँ पर थी? वातापी। चालुक्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो वातापी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ था? तो हम लोगों ने पढ़ा था एहोल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, एहोल अभिलेख में जो है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है कहाँ पर? तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। इससे पहले हम लोगों ने एहोल अभिलेख देखा और यहाँ पर ऑप्शन में पुलकेशिन द्वितीय दिया गया है कि इसके द्वारा एहोल अभिलेख का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश शासक था। किस वंश का था? नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश का था। और 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानव वर्मा से सहायता मिली थी, अतः उसने मानव वर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा था। तो क्वेश्चन था कि शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है शासक थे जिन्होंने सिंघल द्वीप के विरुद्ध जो है दो समुद्री अभियान भेजे थे। नरसिंह वर्मन प्रथम, दो समुद्री अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य जो है यवन प्रिय शब्द घोतक था। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यवन प्रिय किसे कहा गया था प्राचीन ग्रंथों में? तो ये जो है काली मिर्च को कहा गया था, क्योंकि भारतीय काली मिर्च जो है यूनानियों एवं रोमन वासियों को बहुत ही प्रिय था, इसीलिए इसे संस्कृत ग्रंथ में जो है काली मिर्च को कहा गया है यवन प्रिय। ठीक है, यवन प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है किससे है? तो व्याकरण और काव्य से है। हम लोगों ने पढ़ा था तोलकापियम क्या है? एक व्याकरण है। संगम काल की द्वितीय महासंगम में हम लोगों ने तोलकापियम ग्रंथ का रचना किया था। जब हम लोग टेबल के बारे में पढ़े थे जिनमें कि 3 संगम दिए गए थे, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम, तो इसे हम लोगों ने डिटेल में वहां पे जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है, तो कैसा ग्रंथ है? तो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। शिल्पादिकरम का लेखक कौन था? तो इलांगो द्वारा कृत था शिल्पादिकरम। ये सारे वो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे कुछ ग्रंथ दिए गए हैं और यहाँ पे उसके विवरण है, बताना है कि कौन किससे मैच करेगा। तो तिरुकुरल क्या था? तो ये एक दर्शन था। तिरुकुरल क्या था? एक दर्शन था। तोलकापियम क्या है? तो ये एक व्याकरण है। तिरुक्कल दर्शन है, तोलकापियम एक व्याकरण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिल्पादिकरम। तो शिल्पादिकरम किसका विवरण देता है? प्रेम कथा का। शिल्पादिकरम में हम लोग प्रेम कथा के बारे में जानते हैं। मनी मैकले, ये वनिक कथा है। क्या है? वनिक कथा। मनी मैकले क्या है? वनिक कथा है। इसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तिरुक्कल जो है एक दर्शन है, तोलकापियम एक व्याकरण है, शिल्पादिकरम प्रेम कथा का एक पुस्तक है और मनी मैकले जो है वानिक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तो उपयुक्त संग्रह का नाम है तिरुमराय। क्या नाम है? तिरुमुराय ये संग्रह का नाम है, जो कि शैव संत के लेखन के संग्रह में जो है पांचवा वेद समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? तो अरिक मेडू से प्राप्त होता है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। किसके किसके बीच? भारत और रोम के बीच। किसका? तो ईसा का। तो ये जो है इसकी सूचना हमें किस पुरास्थल की खुदाई से मिलती है? तो अरिका मेडू की खुदाई से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कहाँ पे था? तो अरिक मेडू में था। यहीं पे वो साक्ष्य हुआ था जहां से हमें पता चलता है कि भारत और रोम के बीच जो है व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पोडेको नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो अरिक मेडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो अरिक मेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो अरिक मेडू अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है, एम्फोड़ा जार होता है। तो एम्फोड़ा जार क्या होता है? तो ये एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। ये लंबा होता है और दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है, इसी को कहा जाता है एम्फोड़ा जार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? चेर का हुआ था, चोल का भी हुआ था, पांड्य का भी हुआ था, लेकिन कदम्ब का नहीं हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? चेर था, चोल भी था, पांड्य भी था, लेकिन पल्लव नहीं था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कूड़ल किस भाषा में है? तो कूड़ल जो है तमिल भाषा में है, क्योंकि ये तमिल कवियों का संग्रह था। तो कूड़ल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो कूड़ल को ही जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तमिल ग्रंथों में कूड़ल को किसकी संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा दी गई है कूड़ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या फिर रामावतारम का लेखक था? तो कंबन जो है तमिल रामायण अर्थात रामावतारम का लेखक था। कंबन किसका लेखक था? तो तमिल रामायण का लेखक कंबन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत से जुड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सही है। पहला स्टेटमेंट है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध अर्थात सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। बिल्कुल सही बात है कि तमिल क्षेत्र के जो लोग थे वो एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा किया करते थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। जाति को भी ये अस्वीकार करते थे और कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। तो ये मध्यकालीन भारत के तमिल और कन्नड़ से जुड़े दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन 100% क्लियर हो जाए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध अर्थात सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। किन्होंने? तो यहाँ पर तमिल क्षेत्र की बात की जा रही है। ये जो है एकेश्वरवादी थे और पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। गुप्त वंश में एक महत्वपूर्ण जगह थी देवगढ़, यहाँ पे दशावतार मंदिर है, इसीलिए गुप्त वंश का देवगढ़ हो जाएगा। और नेक्स्ट है चंदेल। चंदेल में जो है खजुराहो फेमस है। चालुक्य, बादामी जो है चालुक्य की राजधानी थी। और नेक्स्ट है पल्लव। पल्लव में जो है पनमले एक महत्वपूर्ण स्थान था, अर्थात पनमले जो है पल्लव वंश का एक महत्वपूर्ण जगह है। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए,
गुप्त जो है गुप्त का देवगढ़ दिया गया है, चंदेल का खजुराहो, चालुक्य का बादामी और पल्लव का पनमले। उत्तर प्रदेश के ललितपुर प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर जो है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है, इसीलिए गुप्त वंश का देवगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो में चंदेल शासकों की कला के इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण आज भी विद्यमान है, इसलिए चंदेल का खजुराहो हो जाएगा। और यहाँ लगभग 25 मंदिर खड़े हैं जो कि विष्णु शिव तथा जैन तीर्थंकर के उपासना में निर्मित कराए गए हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है, बादामी जो कि चालुक्यों की राजधानी थी, अर्थात पनमले जो कि पल्लवों से संबंधित है। पनमले किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से। बादामी जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों का निगम जो है मणिग्रामम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच जो है तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच जो है तक्कोलम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पर आंसर इसका अननोन है। तो अननोन है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो उरैयूर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उरैयूर जो है कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो ये वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो एक वेंगी नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन से बंदरगाह था जो कि पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। तो तोंडी और मुसिरी आपके पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। तो आइए और उसके नाम को जानते हैं। इसमें नोरा, तोंडी, मुसिरी और नेली संडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे, इसलिए 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो तृतीय संगम मदुरई में हुआ था और पहला संगम भी कहाँ पर हुआ था? मदुरई में ही हुआ था। इसके टेबल को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, एक बार फिर हम लोग इसके शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम संगम मदुरई में, तृतीय संगम भी मदुरई में। प्रथम संगम की अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि ने की थी, द्वितीय संगम की अध्यक्षता भी जो है अगस्त ऋषि ने की थी। तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो नक्कीरर ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो किसके बारे में कहा जाता है? अगस्त ऋषि के बारे में। इसी की अध्यक्षता में जो है प्रथम संगम और द्वितीय संगम, जिसे कि महासंगम कहा जाता है, वो आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि इस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, तो ये अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। डी में यहाँ पे हो जाएगा पांडे। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और यहाँ पे राजधानी दी गई है, आप लोगों को मैच करना है। ठीक है, चालुक्य वंश की राजधानी बादामी, पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगी। ठीक है, चालुक्य राज्य की राजधानी बादामी, पल्लव की कांचीपुरम, हर्ष की कन्नौज हो जाएगी और पांड्य की मदुरई। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई, पांड्य की राजधानी मदुरई, हर्ष की कन्नौज, पल्लव की कांचीपुरम और चालुक्य की बादामी। पांड्य, मदुरई, हर्ष, कन्नौज। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों से जुड़े इंपोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इस सेशन का आप एक बार रिवीजन कर ले। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, फिर आप इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है दक्षिण भारत के वो 4 वंश। कौन कौन से वंश थे? चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और संगम युग। तो यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।